मैं धर्मेंद्र आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग संवैधानिक विकास से संबंधित दूसरे वीडियो पर विचार विमर्श करेंगे। पहले वीडियो में हम लोगों ने कुछ पहले के जो एक्ट आए थे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट या 1813 के एक्ट, उन सभी पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया था। आज मुख्य रूप से हम लोग 1909 के एक्ट, फिर 1919 के और 1935 के अधिनियम पर विचार विमर्श करेंगे। सबसे पहले हम लोग 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पर विचार विमर्श करेंगे। इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसलिए भी कहा जाता है कि यहाँ पर भारत में मिंटो वायसराय के पद पर था और भारत सचिव के पद पर मार्ले था, और इन दोनों के प्रयास से यह अधिनियम लाया गया, जिसे हम लोग 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। यह अधिनियम भारतीय संविधान के निर्माण और भारतीय इतिहास के विकास के क्रम को अपने ढंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। सबसे पहले अगर देखें इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं, तो केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। यहाँ पर देखते हैं कि केंद्रीय विधान परिषद के जो सदस्य की संख्या पहले थे उसको बढ़ा करके 69 कर दिया गया। इस 69 सदस्यों को अगर देखें तो उसमें पदेन सदस्य 9 थे और अतिरिक्त सदस्य 60 थे। इससे पिछले में हम लोगों ने देखा था 1892 के जो एक्ट थे, उस एक्ट में इस अतिरिक्त सदस्यों की संख्या मात्र 16 थे, तो उन 16 को बढ़ा करके यहाँ पर 60 कर दिए गए, और 9 सदस्य जो वायसराय परिषद के केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य थे वो 9 थे, और उन 9 को जोड़ दिया जाए तो 69 सदस्य हो जाएंगे। अब इन पदेन सदस्य को छोड़ दिया जाए, अतिरिक्त सदस्य को देखा जाए तो ये दो प्रकार के सदस्यों से बने हुए थे। पहला अशासकीय सदस्य और दूसरा शासकीय सदस्य। अशासकीय सदस्यों की संख्या 32 थे और शासकीय सदस्यों की संख्या 28। अब अशासकीय सदस्य, जिसको सामान्य भाषा में गैर सरकारी सदस्य कह सकते हैं और शासकीय सदस्य को सरकारी सदस्य कह सकते हैं, तो गैर सरकारी सदस्य फिर दो भागों में बटे हुए थे। कुछ निर्वाचित सदस्य थे और कुछ मनोनीत सदस्य थे। तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या इसमें से 27 थी और मनोनीत सदस्य जो थे वो 5 थे। तो इस प्रकार से केंद्रीय विधान परिषद में कुल 3 प्रकार के सदस्य हुए। पहला निर्वाचित सदस्य, दूसरा मनोनीत सदस्य और तीसरा शासकीय सदस्य। अगर इन तीनों को हम देखें तो इसमें सरकारी सदस्य ये दोनों हो जाएंगे, क्योंकि मनोनीत सदस्य भी गवर्नर के यानी वायसराय के द्वारा ही मनोनीत होते थे। तो 28 और 5 को जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा, और इनकी निर्वाचित सदस्यों की संख्या केवल 27 थे। तो इस तरह से केंद्रीय विधान परिषद में 60 सदस्य तो अतिरिक्त थे, लेकिन इसमें जो शासकीय सदस्य थे उनकी संख्या ही ज्यादा थी, वही बहुमत में थे। तो यहाँ पर एक विस्तार दिखता है, किंतु यह विस्तार बहुत भारतीयों के लिए उपयोगी नहीं रहा। फिर भी इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। इसकी दूसरी बात यह थी कि प्रांतीय विधान परिषद की बात करें तो इसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और उन्हें बहुमत में स्थान दिया गया। तो केंद्रीय विधान परिषद में शासकीय सदस्यों के यानी सरकार के पक्ष के जो लोग थे उनका बहुमत था, लेकिन प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत था। ये एक इसके सकारात्मक पक्ष हैं। अगली बात, पहली बार निर्वाचन को पूर्णता में यानी पूर्ण रूपेण स्वीकार किया गया। निर्वाचन को यहाँ पर स्वीकार किया गया और जो निर्वाचित सदस्य होते थे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, 1892 के एक्ट में निर्वाचन को अस्पष्ट रूप से, निर्वाचन शब्द नहीं आए थे, यानी कि कहने का मतलब कि निर्वाचन लिया तो गया किंतु उसे पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया, उन शब्दों से बचे गए, उस तरह की चीजों से बचा गया। यहाँ पर निर्वाचन को पहली बार पूर्णता के रूप में लिया गया, लेकिन जो निर्वाचित सदस्य होते थे वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। अप्रत्यक्ष रूप का अर्थ हुआ कि स्थानीय निकाय के
सदस्य चुने जाते थे और वही स्थानीय निकाय के जो सदस्य होते थे वो प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों को चुनते थे और प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य जो थे वो केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को चुनते थे। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष निर्वाचन को पहली बार यहाँ पर स्वीकार किया गया। इससे 1909 के अधिनियम के एक सबसे बड़ी विचित्रता या सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक कहते हैं, कमजोर पक्ष, यह था जिसे हम लोग पृथक निर्वाचन के नाम से जानते हैं। यह पृथक निर्वाचन जो है वो उसकी व्यवस्था की गई और मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया। पृथक निर्वाचन की बात अगर हम करें तो पहले ये समझ लें कि है क्या। इसको एक उदाहरण से हम लोग समझ लेते हैं। अभी देखिए, तो अभी हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ विधानसभा में और लोकसभा में आरक्षण की बात की गई है, दलितों को आरक्षण दिया गया है। जैसे अभी बोचहा विधानसभा के चुनाव हुए हैं, यह आरक्षित सीट है, तो यहाँ पर जितने कैंडिडेट खड़े थे, उम्मीदवार खड़े थे, किसी भी पार्टी के या निर्दलीय, सभी दलित ही थे। लेकिन यहाँ पर वोट देने वाले जितने लोग थे वो बोचहा विधानसभा के सभी जाति, सभी वर्ण, सभी धर्म के लोग इसमें वोट किए और उसके बाद यहां पर हम देखते हैं कि अमर पासवान जी सफल हुए। लेकिन पृथक निर्वाचन का अर्थ होता है, जो इससे अलग है, कि यहां पर जो कैंडिडेट होंगे, जो उम्मीदवार होंगे, वो एक जैसे मुस्लिमों को दिया गया तो केवल मुस्लिम होंगे और उनके जो वोटर होंगे वो भी केवल मुस्लिम ही होंगे। तो जहां पर वोटर और उम्मीदवार दोनों एक ही वर्ग से हों, जिनको दिया गया है पृथक निर्वाचन, यानी मुस्लिम ही होंगे, तो उसे पृथक निर्वाचन कहा जाएगा। यहाँ पर देखें तो फूट डालो और शासन करो की कोशिश की गई। फूट डालो और शासन करो, सांप्रदायिकता को पहली बार वैधानिकता प्रदान किया गया। तो यहाँ पर मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया, सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की गई। और इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि भारत का विभाजन होगा, उसका बीज यहाँ पर डाल दिया गया। और कांग्रेस ने एक भारी गलती की 1916 में लखनऊ पैक्ट के तहत इन बातों को कांग्रेसियों ने स्वीकार कर लिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1916 में कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार उसके अध्यक्ष थे और उसमें दो बातें हुई। पहला, एक लखनऊ पैक्ट हुआ जो मुस्लिम लीग और कांग्रेसियों के साथ हुआ, जिसमें कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया, सांप्रदायिक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया और उसके बदले में मुस्लिम लीग ने स्वराज्य के विचार को स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने के कुछ ही महीनों के बाद मुस्लिम लीग ने कभी उसको स्वीकार ही नहीं किया, केवल कागज पर स्वीकार किया था। और दूसरी तरफ कांग्रेसियों ने पृथक निर्वाचन को स्वीकार करके एक भारी भूल की थी। और इस तरह से लखनऊ पैक्ट में एक और घटना घटे थे कि जो नरम दल और गरम दल अलग अलग हुए थे सूरत स्प्लिट के समय में, वो दोनों साथ हो गए। और इसके बाद इसमें एक और बात हुई कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में पहली बार किसी भारतीय को स्थान दिया गया, नियुक्त किया गया और उसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये भारतीय थे जिनको गवर्नर जनरल के काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में लिया गया। तो सत्येंद्र नारायण सिन्हा का नाम आप ध्यान में रखेंगे, विधि सदस्य के रूप में वहां पर गए थे। और अगली बात हुई कि सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, बजट पर प्रस्ताव रखने का अधिकार दिया गया और जनहित से जुड़े हुए अगर कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न को पूछने का अधिकार इनको दिया गया। तो एक अच्छा डेवलपमेंट, एक प्रगतिशील कदम इसे माना जा सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में बजटरी सिस्टम की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के समय में 1860 में ही हो गया था। तो 1860 से भारत में बजट प्रस्तुत किए जा रहे थे, लेकिन बजट पर प्रस्ताव रखने का अधिकार पहली बार 1909 में भारतीयों को दिया गया। ये आप समझ सकते हैं कि कितने वर्षों के बाद यह अधिकार प्राप्त हुआ। इसे पूरे अधिनियम की देखें तो सबसे कमजोर पक्ष यही रहा कि पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई, सांप्रदायिकता को राजनीति से जोड़ दिया गया और कांग्रेस ने 1916 में इसे स्वीकार करके भारी भूल की थी। और इसके बाद चुनाव पद्धति को अपनाया तो गया, लेकिन यह काफी अस्पष्ट था। यहाँ पर चुनाव के नाम पर नाम मात्र के लिए मुट्ठी भर लोग मतदान करते थे और उसमें भी अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया गया था। तो 1909 के अधिनियम की ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो संविधान के विकास से संबद्ध है और उन बातों को हमने यहाँ रखने की कोशिश की।
अब हम लोग 1919 के भारत शासन अधिनियम के बारे में विचार विमर्श करेंगे। 1919 के भारत शासन अधिनियम की बात करें तो इसे मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। जैसे इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है, उसी तरह से इसे मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड, तो चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे और मॉन्टेग्यू जो थे वो लंदन में भारत सचिव के पद पर थे, और इन्हीं दोनों के प्रयत्न से यह अधिनियम 1919 में भारत में आया था और 1921 में यह लागू हुआ। इस अधिनियम की अगर मूलभूत विशेषताएं या बातों को हम रखें तो सबसे पहले यह देखा जा सकता है कि केंद्रीय विधान परिषद को अधिक प्रातिनिधिक बनाया गया। इसमें और सदस्यों की वृद्धि हुई। जो यहाँ पर हमने 60 देखा था वो 60 से बढ़कर के काफी ज्यादा हो गया, तो और अधिक प्रातिनिधिक बनाया गया। भारतीय सदस्यों को उसमें और अधिक स्थान दिया गया। ये पहली बात हुई। दूसरी बात, इस केंद्रीय विधान परिषद के स्वरूप में भी बिल्कुल परिवर्तन कर दिया गया और द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत हुई। भारत में अभी भी आप देखें केंद्र के स्तर पर द्विसदनात्मक है। निम्न सदन को लोकसभा और उच्च सदन को हम देखते हैं कि राज्यसभा कहा जाता है। तो उसकी पहली बार शुरुआत भारत में 1919 के अधिनियम में ही देखा जा सकता है। इस सदन को देखें तो जो उच्च सदन था उसके लिए उस समय नाम रखा गया राज्य परिषद, और जो निम्न सदन था उसका नाम रखा गया विधान सभा। तो ये दो सदन हो गए, राज्य परिषद और विधान सभा। अगर राज्य परिषद की बात करें तो इनकी सदस्य संख्या 60 रखा है, निर्धारित किया गया 60। इन 60 को देखें तो 3 इसमें से निकाल सकते हैं। पहला, अध्यक्ष 1 थे। दूसरा, मनोनीत सदस्य जो हैं उनकी संख्या 25 थी, और निर्वाचित सदस्य जो थे उनकी संख्या 34 थी। तो इस तरह से अगर इसको जोड़ देंगे तो ये 60 हो जाएगा। और ये मनोनीत सदस्य जो हैं उसमें से 19 सदस्य सरकारी सदस्य थे और 6 सदस्य गैर सरकारी सदस्य थे। और इधर निर्वाचित सदस्य की बात करें तो इस निर्वाचित सदस्य में 20 सदस्य सामान्य वर्ग से थे और 10 सदस्य जो थे वो मुस्लिम वर्ग से थे, और बाकी जो बच गए 4 वो अन्य अन्य वर्ग से थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राज्य परिषद में जो 60 सदस्य हैं उसमें से निर्वाचित सदस्यों की संख्या 34 है, और यहाँ पर निर्वाचित सदस्यों यानी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या हम देखते हैं कि बहुमत में है। ये एक बड़ी बात यहाँ देखा जा सकता है जो 1909 के अधिनियम में हम नहीं देख रहे थे। अगली बात, विधानसभा में 145 सदस्य थे, और इनको भी अगर देखें तो 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला, मनोनीत, इनकी संख्या 41 थी, और दूसरा निर्वाचित, इनकी संख्या 104 थी। सीधी सीधी देख लें कि बहुमत निर्वाचित का है, क्योंकि 104 और 41 में बहुत का फर्क है। तो इस तरह से यहाँ भी निर्वाचित सदस्यों का बहुमत था। और निर्वाचित सदस्य में देखें तो 52 सदस्य जो हैं वो जनरल से थे, 30 सदस्य जो हैं वो मुस्लिम से थे, और 7 सदस्य जो थे वो लैंडलॉर्ड अर्थात जमींदार वर्ग से आए थे। और इस तरह से हम देखते हैं मनोनीत की बात करें तो 26 सदस्य जो थे वो शासकीय यानी सरकारी सदस्य थे, और 15 सदस्य जो थे वो अशासकीय अर्थात गैर सरकारी सदस्य थे। तो कुल मिलाकर के 1919 के अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम में जो 1921 से लागू हुआ, उसमें केंद्रीय विधान परिषद को और प्रातिनिधिक बनाया गया। द्विसदनात्मक व्यवस्था की पहली बार व्यवस्था की गई, और इस दोनों सदन में भारतीय सदस्य यानी निर्वाचित सदस्यों का बहुमत स्थापित किया गया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। अगली बात, अगर हम देखें मतदान की बात करें तो मतदान यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से तो स्वीकार किया गया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मतदान ये निर्वाचन होते थे। यहाँ पर हम देखें तो मतदान के संदर्भ में बहुत समस्या थी, क्योंकि 1920 में भारत की आबादी लगभग 25 करोड़ थी, और उन 25 करोड़ लोगों में से केवल 17,500 को मतदान करने का अधिकार प्राप्त था। और इसके लिए भी जो शर्त थे वो बहुत कठोर शर्त थे। पहला शर्त तो यही था कि 10,000 से अधिक आय वाले लोग ही मतदान कर सकते हैं। दूसरा शर्त ये था कि 750 रुपये जो भू राजस्व देते हैं प्रतिवर्ष, और यहाँ भी प्रतिवर्ष है, वही व्यक्ति मतदान कर सकते हैं। तो इस तरह से मतदाताओं की संख्या
25 करोड़ लोगों में से 24 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश में 17,500 समझ सकते हैं कि मुट्ठी भर लोग मतदान करते थे, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो एक प्रक्रिया की शुरुआत हुई। एक और बात यहाँ पर हुई कि इसी अधिनियम के तहत यूपीएससी के गठन का रास्ता खुला और कहा गया कि भारत में जो केंद्रीय सेवा है, जो सबसे उच्च पदाधिकारी होते हैं, उनके भर्ती के लिए एक कमीशन का गठन किया जाएगा और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन की स्थापना 1926 में की गई। इसके लिए ली आयोग का गठन किया गया था 1923-24 में और उनके रिकमेंडेशन पर 1926 में यूपीएससी का गठन किया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसकी अगर बीज के रूप में देखा जाए तो 1833 के एक्ट में 87वां धारा से ये बात कही गई थी। फिर प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन की बात 1853 के एक्ट में कहा गया और फिर 1857 में पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा लंदन में आयोजित की गई थी और फिर वो चीज़ें बढ़ते बढ़ते यहाँ हम देखते हैं 1919 के अधिनियम में यूपीएससी के गठन को किया गया और यहाँ पर यूपीएससी की स्थापना हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। सबसे पहले उस समय 8 प्रांत भारत में थे, ब्रिटिश भारत में 8 प्रांत थे और उसे गवर्नरों का प्रांत कहा जाता था, उसे गवर्नरों का प्रांत कहा जाता था और वहाँ पर द्वैत शासन की स्थापना की गई। ये द्वैत शासन एक फ्लॉप शासन व्यवस्था थे जिसका विकास उन्हीं पश्चिमी क्षेत्रों में खास करके ब्रिटेन में ही हुआ था, लेकिन ब्रिटेन में इसे कभी लागू नहीं किया गया, भारत में इसके प्रयोग किए गए। सबसे पहले देखते हैं कि बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल में इसे लागू किया गया था। दीवानी और फौजदारी अलग अलग करके, दीवानी अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया और फौजदारी हम देखते हैं कि वहाँ के नवाब को दे दिया गया था और क्लाइव ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया और उस समय बड़े स्तर पर बंगाल का शोषण हुआ, भ्रष्टाचार परम प्रकाष्ठा पर पहुँच गई थी और कई तरह की समस्याएं पैदा हो गई थी। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं द्वैत शासन लागू करने का प्रयास किया गया। द्वैत शासन का अर्थ होता है जो शासन के विषय हैं, जो उस समय 51-52 थे, उसको 2 भागों में बांट दिया जाए और एक भाग का शासन कोई दूसरे एक ग्रुप करेंगे और दूसरे भाग का प्रशासन दूसरा ग्रुप करेगा और दोनों को मिलकर के प्रशासन को, शासन को आगे बढ़ाना है। यह एक अव्यावहारिक विषय था, लेकिन फिर भी इसे यहाँ लागू किया गया और इसमें हम देखते हैं कि 2 विषय बनाए गए, एक आरक्षित विषय और दूसरा हम देखते हैं एक विषय आरक्षित था और दूसरा जो है सो हस्तांतरित विषय था। आरक्षित विषय में अधिक विषय रखे गए और 29 विषय यहाँ पर रखे गए थे और यहाँ पर 22 विषय रखे गए थे। तो आरक्षित विषय अच्छे जो मंत्रालय था, जहाँ राजस्व आने की संभावना थे, जहाँ पर लेबिलिटी कम होने की बात थी और अधिक से अधिक आमदनी लिया जा सकता था, उन विषयों को आरक्षित विषय में रखा गया और उसके जो मंत्री होते थे वे प्रायः सरकारी लोग होते थे और उनका रिपोर्टिंग जो है वो वायसराय के यहाँ किया जाता था, यानी कि वायसराय के प्रति वे उत्तरदायी होते थे। और जो हस्तांतरित विषय था वो भारतीय मंत्री होते थे, उनके पास जो मंत्रालय दिया गया था वो मंत्रालय राजस्व विहीन था, वहाँ विकास करने के लिए राजस्व की आवश्यकता होगी और वो राजस्व दिए नहीं जाते थे। यहाँ परफॉर्मेंस इनके अच्छे नहीं होंगे और अच्छे नहीं होंगे तो बताया जाए कि आपको शासन करने ही नहीं आता है। और ये उत्तरदायी जो होते थे प्रांतीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते थे ये मंत्री। तो इस तरह से एक साजिश के तहत कि आपको शासन करने का तो हम अधिकार दे रहे हैं, लेकिन आपको शासन नहीं करने आ रहा है, इसका ठिकरा फोड़ने के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई थी। चूंकि यहाँ पर प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया था, इसलिए जो केंद्रीय नियंत्रण प्रांत पर था उस प्रांत पर केंद्रीय नियंत्रण को कम किया गया। एक और बात यहाँ हुई कि प्रांतों को बजट बनाने का अधिकार दिया गया। इससे पहले हम देखते हैं 1919 से पहले जो केंद्रीय बजट बनते थे उसी में प्रांतों के बजट भी होते थे, लेकिन यहाँ पर बजट को अलग अलग कर दिया गया और प्रांतीय बजट की शुरुआत 1919 के अधिनियम के साथ ही किए गए। अब आगे बढ़ें तो पृथक निर्वाचन को और बढ़ावा दिया गया और पृथक निर्वाचन में हम देखते हैं कि पहले तो केवल मुसलमानों को 1909 में दिया गया था, अब यहाँ हम देखते हैं सिखों को, यूरोपियों को और आंग्ल भारतीयों को भी पृथक निर्वाचन दे
दिया गया। अर्थात किसी क्षेत्र में कैंडिडेट के रूप में भी यहाँ पर हम देखते हैं सिख होंगे और मतदाता भी केवल सिख ही होंगे और जितने लोग हैं वो मतदान में भाग नहीं लेंगे। तो इस तरह की चीज़ें फूट डालो शासन करो की नीति को बड़े स्तर पर खेला गया, क्योंकि कांग्रेस ने 1916 ईस्वी में लखनऊ पैक्ट के तहत मुसलमानों के साथ, मुस्लिम लीग के साथ जो ये बात की गई थी उसको स्वीकार कर लिया और अंग्रेजों ने उस गलत नस को पकड़ करके और दोहन करने की कोशिश की। आगे बढ़ जाते हैं। मतदाता का दायरा जो है, मतदान करने वाले लोगों की संख्या, इसको बढ़ाने की कोशिश की गई। और यहाँ हम देखते हैं जिसकी चर्चा हम लोगों ने अभी किया है कि बढ़ाने के बाद 17,500 लोग मतदान कर रहे थे और मतदान करने का शर्त क्या रखा गया? पहला शर्त रखा गया कि आप शिक्षित हों, दूसरा शर्त रखा गया संपत्ति कर दे रहे हों आदि। अगला, लंदन में एक उच्चायुक्त का पद कार्यालय स्थापित किया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1858 ईस्वी में जब अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से सत्ता क्राउन के हाथ में चली गई थी, तो वहां पर लंदन में एक भारत सचिव का पद सृजित किया गया। उनके लिए एक परिषद बनाई गई थी जिसमें 15 सदस्य होते थे और उसके जो प्रमुख होते थे वो कैबिनेट मिनिस्टर वहां के होते थे। उनके पास बहुत सारे अधिकार होते थे और वस्तुतः उन्हीं के निर्णय को वायसराय भारत में लागू करते थे। तो उनसे कुछ अधिकार लेकर के या उनके कुछ कार्यों को लेकर के इस उच्चायुक्त के कार्यालय को दे दिया गया। तो वहां पर भारत सचिव के साथ साथ एक उच्चायुक्त भी रहने लगे जो भारत के संदर्भ में बहुत कुछ निर्णय लेते थे और उन निर्णय को फिर यहां पर इंप्लीमेंट किया जाता था। एक और बात हुई कि वायसराय के परिषद में जो पहले एक सदस्य सत्येंद्र नारायण सिन्हा थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, उसके जगह उनके साथ साथ अब 3 भारतीय सदस्य को वहां पर लेना निश्चित किया गया। और इस 3 भारतीय सदस्य में यह बात कह दी गई थी कि जो सेना के प्रमुख होंगे वो या सेना से संबंधित जो पदाधिकारी होंगे वो भारतीय नहीं होंगे। तो इस तरह से 3 भारतीयों की यहाँ पर बात की गई है। तो ये सब कुछ बातें 1919 के अधिनियम की थी। अब हम लोग 1935 के भारत शासन अधिनियम पर विचार विमर्श करेंगे। संवैधानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारतीय संविधान के लगभग 75% बातें यही 1935 के एक्ट से लिया गया है। दूसरी बात, यह बहुत लंबा चौड़ा प्रलेख था और इस प्रलेख की बात करें तो इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं। इसमें जो व्यवस्था की गई उसकी मोटी मोटी बात को अगर हम देखने और समझने की कोशिश करें तो पहली बात ये कि एक अखिल भारतीय संघ के निर्माण का एक मॉडल प्रस्तुत किया गया। एक अखिल भारतीय संघ बनाए जाएंगे, इसके लिए एक प्रारूप रखने की कोशिश की गई। यद्यपि ये संघ कभी बना नहीं। कहा गया कि ब्रिटिश भारत के जो प्रांत हैं और देसी रियासत हैं ये दोनों मिलकर के एक संघ बनाने की कोशिश करेंगे, बनाएंगे, लेकिन ये संघ कभी प्रारूप बन करके सामने नहीं आया क्योंकि देसी रियासत के राज्य तैयार नहीं हुए। उस संघ के संदर्भ में यह बात कही गई थी कि राज्य और केंद्र के बीच में शक्ति का विभाजन होगा और इसके जो सूची होंगे शक्तियों के विभाजन से संबंधित, उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होंगे। संघ सूची में 59 विषय को रखा गया था, राज्य सूची में 54 विषय को रखा गया था और कंकरेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची में जो है वो 36 विषयों को रखा गया था। लेकिन ये संघ कभी अस्तित्व में ही नहीं आया। तो ये एक परिकल्पना के रूप में, एक विचार के रूप में इस तरह की बातें रखी गई। अगली बात कि अवशिष्ट शक्तियां जो हैं, अवशिष्ट शक्तियां के बारे में जानते होंगे, अभी भी भारतीय संविधान के हिसाब से अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित है, तो अवशिष्ट शक्तियां वायसराय में निहित होगा यानी उनके पास होगा और वायसराय का अर्थ हुआ केंद्र सरकार के हाथ में होगा। अभी भी अवशिष्ट शक्तियां भारत सरकार के, केंद्र सरकार के हाथ में है। प्रांतों से द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। अब देखिए, प्रांत में जो द्वैत शासन था उसको समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था का अर्थ हुआ कि प्रांत में अब चुनाव होंगे और इसी के तहत 1935 के एक्ट के तहत भारत के ब्रिटिश प्रांत जो उस समय 11 प्रांत थे, उन 11 प्रांत में चुनाव हुए 1937 में और उन 11 प्रांत में कांग्रेस को भारी सफलता मिली और लगभग 8 प्रांत
प्रांतों में उनकी सरकार बनी। 6 प्रांतों में तो उनका बहुमत था और 2 प्रांत में थोड़ा मोड़ा सीट की इधर उधर समस्या हुई तो गठबंधन के साथ उन्होंने सरकार बनाया। तो इस तरह से हम देखते हैं 11 प्रांतों में 8 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी और प्रांत में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत हुई। और वो द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है वो आपको 11 प्रांत में 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई थी। वो 6 प्रांत थे, आपको बिहार था, उसमें हम देखते हैं संयुक्त प्रांत है, उसके बाद बंगाल। तो इस तरह के 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई गई थी। अब पृथक निर्वाचन को इस समय और विस्तार दिया गया। जैसा कि हम लोगों ने पृथक निर्वाचन के बारे में देखा कि मतदाता भी और जो उम्मीदवार खड़े होते हैं वो अगर एक ही वर्ग से हों और शेष लोग मतदान से बाहर हो जाएं तो उसे पृथक निर्वाचन कहा जाता है। और इसका विस्तार किसमें? तो दलितों को दिया गया, महिलाओं को और मजदूर को। कुल मिलाकर के फूट डालो और शासन करो की नीति को बहुत तेजी से आगे बढ़ाने के इन भिन्न भिन्न अधिनियमों के माध्यम से की गई थी और पृथक निर्वाचन को और विस्तृत किया गया। अब आगे देखते हैं, मताधिकार का विस्तार हुआ और लगभग 10% आबादी 35 के अधिनियम में अर्थात जो 37 में चुनाव हुए थे उसमें केवल 10% लोगों ने मतदान में भाग लिया था। तो इस तरह से हम देखते हैं। और अगली बात, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई जो 1937 में स्थापित हुई थी और इसी में आरबीआई की स्थापना का प्रावधान किया गया क्योंकि भारतीय साख और मुद्रा को नियंत्रित करने का अधिकार एक माने सेंट्रल बैंक को देने की बात हुई थी और इसी के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान रखा गया। और 2 और बातें की गई कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, जिसे आज हम लोग म्यांमार के नाम से जानते हैं, वो भारत से इसी अधिनियम के तहत अलग हुआ। और उड़ीसा तथा सिंध को, ये दोनों माने राज्य को, इनको स्वतंत्र प्रांत के रूप में बनाने का निर्णय लिया गया। और 36 में हम देखते हैं उड़ीसा को अलग प्रांत बना दिया गया था। तो उड़ीसा एवं सिंध को अलग अलग प्रांत के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। तो 1935 के अधिनियम की बात करें तो 1935 के अधिनियम में ये कुछ मोटी मोटी बातें थी जिसे देखने और समझने की आवश्यकता है। अब हम लोग 1 मिनट में कैबिनेट मिशन योजना के बारे में विचार विमर्श कर लेते हैं। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आया था और इसमें 2-3 बातें प्रमुखता से रखी गई। पहली बात ये कि ब्रिटिश भारत एवं देसी रियासत को मिलाकर एक संघ बनाया जाए। देसी रियासत और ब्रिटिश भारत को मिलाकर के एक संघ बनाया जाए। दूसरी बात थी कि जो प्रांत थे उनको 3 ग्रुप में बांट दिया गया, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में जो हिंदू बहुल प्रांत थे, 6 प्रांत उस समय थे, उन 6 को रखा गया। ग्रुप बी में जो मुस्लिम बाहुल्य प्रांत थे उनको रखा गया और ग्रुप सी में असम और बंगाल को रखा गया। अगला, प्रांतों को इस समूह से और इस संघ से दोनों से अलग होने की छूट दी गई, यानी भारत को पुनः तोड़ने का प्रयास यहाँ पर हम देखते हैं कि करने की कोशिश किया गया। प्रांतों को वरीयता दिया गया संघ की तुलना में और ग्रुप की तुलना में। अगला, विधानसभा के जो सदस्य होते थे या होंगे उनको 3 भागों में बांट दिया गया। जैसे आप देखेंगे संविधान सभा के जो सदस्य थे वो भी इसी तरह 3 भागों में बटे हुए थे, पहला सामान्य, दूसरा मुस्लिम और तीसरा सिख। तो इस तरह से अब 45-46 में जो चुनाव हुए थे वो इसी 3 कैटेगरी में चुने गए थे। तो जनरल, पहला सामान्य, दूसरा मुस्लिम और तीसरा सिख। और अगला, एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा जो जब तक स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हुई है तब तक वो सरकार चलाएंगे। और अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ था और इसी में कहा गया था कि एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और संविधान के निर्माण होंगे। और एक और बात कही गई थी कि देशी रियासतों को अपने बारे में निर्णय लेने का अधिकार है, वो चाहें तो इस जो संघ बनेगा उस संघ से वो अलग भी रह सकते हैं। तो इस तरह की बात हम देखते हैं कैबिनेट मिशन में कुछ बातें कही गई और इसी कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव थे कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा और इसी के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसकी चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।